नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार आदित्य साहू ने नामांकन कर दिया है और आदित्य साहू ने निर्वाचन पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर के समक्ष 3 सेट में नामांकन किया है। इस दौरान बीजेपी विधायक के अलावे आजसू के 2 विधायक भी प्रस्तावक बने। आदित्य साहू को चुनाव में सहयोगी दल आजसू का भी समर्थन मिला है। इसके साथ ही एनडीए ने फिर से एक बार अपनी एकजुटता साबित कर दी है। जो अब तक के हालात हैं उसके अनुसार निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना है। बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी और आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आदित्य साहू ने गहराई से केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आजसू के सुप्रीमो सहित पूरी संख्या को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इस प्रकार से दृश्य जो झारखंड में दिखाई पड़ रही है और जिस प्रकार से एनडीए एक मत है, एकजुट है और एकजुटता का परिचय देते हुए बीजेपी और आजसू ने मुझे संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। मैं हम केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आजसू के हमारे वरिष्ठ नेता और उनके कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 3 सेट में हमने नामांकन किया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक और आजसू के दोनों विधायक आदरणीय सुदेश जी और दामोदर जी ने सभी लोगों ने प्रस्तावक बनकर हस्ताक्षर किया है और सबों का हमको हृदय से सभी लोगों ने समर्थन दिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सियासत उफान पर है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाले ट्वीट के जरिए कई सवाल उठाए हैं। साथ ही प्रदेश में विकास का काम ठप होने का आरोप भी लगाया है। दीपिका पांडे ने जेएमएम पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही चुनाव में किए गए वादे भी अब तक पूरे नहीं होने को लेकर सरकार को उन्होंने घेरा है। और इधर कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी इससे अपमान बताते हुए सरकार चलाने की जिम्मेदारी जेएमएम की बताई। तो ये ट्वीट्स आपको दिखा रहे हैं जो लगातार जो विधायक है वो ट्वीट कर कहीं ना कहीं आपत्ति जता रहे। सरकार चलाने की जिम्मेदारी जेएमएम की, पूर्णिमा सिंह ने ये कहा। और जेएमएम की अनदेखी से कांग्रेस कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है और जो झारखंड की सियासत है इस वक्त उफान पर है। मायना निकालने का काम लोग अपने अपने हिसाब से उसका मायना निकालेंगे, लेकिन आज जो परिस्थिति राज्य में है और एक गठबंधन तो आप देख पा रहे होंगे कि सामने है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर एक पर्दे के पीछे एक नया गठबंधन जो है तय हो गया है। और वो गठबंधन भय और भ्रष्टाचार की वजह से ना सामने जो लोगों को दिख रहा है उस गठबंधन से बहुत ज़्यादा मजबूत, भय और भ्रष्टाचार की वजह से जो बना गठबंधन है, जो पर्दे के पीछे है, जिसकी हम लोगों को अंदेशा है, वो बना है। आज कोई कारण नहीं है इस राज्य के मुखिया के पास कि वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी का अपमान करते। अगर उन्हें कैंडिडेट की घोषणा करनी ही थी, वो आज ये महागठबंधन का कैंडिडेट नहीं है, ये तो बहुत जग जाहिर है। हम लोगों के किसी भावना की अगर इसलिए क्योंकि हम चुनाव जीत जा रहे हैं, हमारे पास संख्या बल है, तो हम अपने गठबंधन के साथी की अनदेखी करें और एक सिर्फ जेएमएम का प्रत्याशी दें, यह मुझे लगता है किसी भी तरह से अच्छा तो नहीं हुआ है। 1.5 साल से ये कंसर्न रहा है कि युवाओं को जो हम वादा करके आए, जो अनुबंधित कर्मियों को वादा करके आए, जो महिला अनुबंधित कर्मियों को वादा करके आए, आखिर उस पर क्या हुआ? हमारे मैनिफेस्टो पर क्या हुआ? क्यों इस राज्य में गठबंधन होने के बावजूद, गठबंधन चलाना सिर्फ कांग्रेस का काम, दायित्व नहीं है, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग गठबंधन धर्म को आगे रख करके अब तक भी काम करते रहे हैं और लेकिन उस धर्म को या उस धर्म की लक्ष्मण रेखा को छूने का काम जरूर कहीं ना कहीं जेएमएम ने किया है। ये तो कब से चल रहा है कि महागठबंधन जब हुआ था तो उसका धर्म भी निभाना चाहिए। सरकार ना तो 30 पे चलेगी, ना तो सरकार 18 पे चलेगी, सरकार चल रही है 48 पे, तो उसका सम्मान होना चाहिए। और आप सबने अभी कहा ये अपमान है या सम्मान है? अपमान तो है, सम्मान आपको कहाँ से लग रहा है? ये तो निश्चित तौर पर जो धर्म निभाना चाहिए था वो तो निभाया नहीं जा रहा है, तरह तरह की बातें करके और अपनी मनमानी की जा रही है।
तो राज्यसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए ने एकजुटता का परिचय दिया, तो वहीं महागठबंधन में प्रत्याशी चयन को लेकर सहयोगी दल कांग्रेस की जेएमएम से नाराजगी दिख रही है। आखिर कांग्रेस की नाराजगी को किस रूप में देखा जाए, इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए, उनका सीधा रुख करेंगे। अविनाश, देखिए आज जो आदित्य साहू जब वो नामांकन कर रहे थे तो एनडीए ने कहीं ना कहीं एकजुटता का परिचय तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस में ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों की प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे तो ये कहना कहीं से भी ये गलत नहीं होगा। नहीं, सीधे तौर पर है, और चूंकि जो हालात हैं और जो तस्वीरें हैं वो सब कुछ बयां कर रही हैं, और सिर्फ उसके लिए शब्द चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें एनडीए में जो आजसू है, आजसू के विधायक और सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद थे नामांकन के दौरान, और इस वक्त जो महुआ माझी जेएमएम के उम्मीदवार हैं उनका जब नामांकन चल रहा है तो जेएमएम के साथ सिर्फ आरजेडी के जो एकमात्र विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक जिस तरह से लगातार बोल रहे हैं, लक्ष्मण रेखा लांघने की बात हो रही है, जो सम्मान की जगह अपमान की बात हो रही है, 30 और 17 के आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये सब कुछ इस बात को बयां कर रहा है कि किस तरह से जहां एक तरफ एनडीए में एकजुटता दिखी है, उसी तरह ठीक इसके उलट महागठबंधन में कहीं से भी एकजुटता नहीं दिख रही है। और ये अब देखना होगा कि ये बात कहां तक जाती है। क्या ये राजनीति, ये इस तरह की रणनीति जो बनाई जा रही है झारखंड के अंदर कांग्रेस की जो बैठक चल रही है, ये बात कुछ आगे तक बढ़ेगी, या फिर ये जो अभी मौजूदा हालात हैं सिर्फ उस हालात के अनुरूप एक प्रतिक्रिया के तौर पर कांग्रेस के विधायक देख रहे हैं और बोल रहे हैं। तो ये कुछ समय के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस राज्यसभा चुनाव ने महागठबंधन के अंदर जो उसकी गांठ है उसको मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर कर दिया है। वाकई अविनाश, देखिए जिस तरह से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अनदेखी का आरोप जेएमएम पे लगाया गया, और जो प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई वो सबने देखा। तो क्या अब ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल हो सकता है? नहीं, जरूर मुश्किल हो सकता है। और मैंने पहले ही कहा कि जो कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे सिंह की बात करें, अगर वो कह रही हैं, या पूर्णिमा नीरज सिंह की बात करें, तो आंकड़े कह रही हैं, ये बात सही है कि राज्यसभा में जेएमएम के उम्मीदवार की जीत के लिए जो आंकड़े चाहिए वो सिर्फ जेएमएम के पास मौजूद थे, कांग्रेस की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हम सरकार चलाने की बात करते हैं और जब इस राज्य में महागठबंधन की सरकार चल रही है, तब वो 30 पर भी नहीं चलेगी और 17 पर भी नहीं चलेगी। मतलब दोनों जब तक साथ नहीं होंगे तब तक राज्य में गठबंधन वाली सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है। तो अब मैंने इसीलिए कहा कि अब ये देखना होगा कि कांग्रेस के अंदर से जो ये नाराजगी है, इसका लेवल कहां तक जाता है। क्या ये आगे बात बढ़ेगी? क्या जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनके साथ भी कुछ बातें होंगी, और उस बात के बाद की क्या रणनीति होगी, ये सारी चीजें स्पष्ट होनी बाकी है। और इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए कोई भी निर्णय सिर्फ प्रदेश की राजनीतिक हालात को देखते हुए हम नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। ये बातें फिर राष्ट्रीय नेताओं के पास जाएगी, और राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उस आधार पर ही झारखंड की राजनीति अगले कुछ समय के बाद देखने को मिलेगी। बाकी अविनाश, देखिए कांग्रेस जो जेएमएम है, जेएमएम शुरू से ही मन बना चुका था कि वो कांग्रेस को ये सीट नहीं देगी, और इसके लेकर खींचतान जो सरकार में है वो चल रही थी। इस बीच जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो सोनिया गांधी से मुलाकात करते और कहीं ना कहीं इस सीट के लिए सोनिया गांधी को वो राजी जरूर कर लेते हैं। तो जेएमएम ने तो पहले ही तय कर लिया था कि कांग्रेस को कहीं से भी ये सीट हम नहीं देंगे। नहीं, ये आपने सही कहा। और ये शुरू से अगर हम विधायक दल की बैठक की बात करें तो जेएमएम के विधायक दल की बैठक के बाद ये बातें सामने आ गई थी कि कांग्रेस जेएमएम हर हालात में चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे और सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे। और खासकर अगर हम कांग्रेस की तरफ से कहें तो कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर उत्साहित थे कि ये मामला इस बार बन जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में जो अंदर रूम के अंदर जो बातें हुई और जो अब जो देखने को मिल रहा है। चलिए अविनाश, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बुलेटिन में बढ़ते आगे और बात गढ़वा की। गढ़वा से मरीज को ठेले पर अस्पताल पहुंचाने का एक मामला सामने आया। घटना श्री बंशीधर नगर क्षेत्र के अहीपुरवा की बताई जा रही है। तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें आप साफ देख पाएंगे कि किस तरह से परिजन जो है वो मरीज को ठेले पर लाद कर अस्पताल ले जा रही है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो परिजन है वो मरीज को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि 108 पर कॉल कर एम्बुलेंस की मदद मांगी गई थी, बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से गंभीर रूप से घायल मरीज को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए थे और गांव में अस्पताल पहुंचाने का कोई साधन नहीं था और इसकी वजह से ठेले पर लादकर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। हमारा परिवार के बहन के मार के वो लोग भाग रहा था। थाना वाला फोन किए 108 नंबर पर, वो भी नहीं आए। 100 नंबर पर फोन किए, वो भी नहीं आए। कहे कि डायरेक्ट थाना में जाओ, तो थाना में जा रहे हैं तो वहां से वापस भेज दिए हॉस्पिटल में कि जाओ पहले इलाज कराओ। इलाज कराने आए हैं अभी। तो क्या चीज लेके आए हैं आप? ठेला से लेके आए हैं। और इधर गुमला जिले में तीसरे और चौथे चरण के तहत 6 प्रखंडों में डाले गए वोट की मतगणना जारी है। तीसरे चरण में चैनपुर, टुमरी और चौथे चरण में पालकोट, बसिया, कामडारा के लिए मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है। इसे लेकर सुबह 6 बजे से ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ जुट रही है और प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि देर शाम तक मतगणना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल की तैनाती की गई है। तृतीय चरण के लिए यहाँ मतगणना हो रही है। डुमरी, जारी और चैनपुर प्रखंड की यहाँ पे गिनती हो रही है। 8 बजे से निर्धारित था समय। 8 बजे यहाँ फर्स्ट राउंड का गिनती शुरू हो गया। पहला चुनाव चैनपुर के जनावल पंचायत का, डुमरी में उदनी पंचायत का और जारी के जरडा पंचायत का अभी जैसे अभी 1 घंटा हो चुका है तो पहला राउंड भी हमारा यहाँ खत्म हो गया है। चुनाव शांतिपूर्ण चल रही है, नियमानुसार चल रही है। सभी एजेंट उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में काउंटिंग चल रही है। रामगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की मतगणना रामगढ़ कॉलेज केंद्र पर जारी है और जिले के पतरातू, मांडू और रामगढ़ प्रखंड में कुल 81 पंचायतों की मतगणना की जा रही है। मतगणना को लेकर पतरातू और मांडू प्रखंड के लिए 34-34 और रामगढ़ प्रखंड के लिए 15 टेबल पर काउंटिंग की जा रही है। तीनों प्रखंडों में मुखिया के 81, पंचायत समिति के 90, जिला परिषद सदस्य के 8 समेत वार्ड सदस्य पद के 896 पदों की मतगणना हो रही है। मतगणना को लेकर सुरक्षा की व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। में चौथे और तीसरे चरण की मतगणना यहाँ पे हो रही है। आज से मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ है जिसमें रामगढ़, पतरातू और मांडू 3 प्रखंडों के लिए मतगणना करी जा रही है। मतगणना का कार्य शांतिपूर्वक चल रहा है। प्रथम चरण का जो राउंड है, पहला चरण वो पूरा हो चुका है, दूसरा राउंड अभी चल रहा है। कितने कर्मी मतदान में लगे हैं? मतदान में हमारे यहाँ 200 से अधिक कर्मी लगे हुए हैं और जो मतगणना कर्मी हैं, पर्यवेक्षक और सहायक मिलाकर के, और साथ ही यहाँ पर रिजर्व स्टाफ भी हम लोगों ने रखा हुआ। इधर गुमला के चैनपुर में चल रहे अवैध ईंट भट्टों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। छतरपुर और बरबे रोड में संचालित 2 ईंट भट्टों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। अवैध रूप से भट्टा संचालित किया जा रहा था जिसको लेकर पहले से ही विभाग ने उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद भी भट्टे का संचालन हो रहा था जिसे आज बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। अवैध तरीके से ईंटे का निर्माण जारी है। नोटिस किया गया। नोटिस के फलस्वरूप जो ईंट भट्टे के मालिक है उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उसे रोक दिया जाएगा, जैसा कि इम्पैक्ट भी हुआ। अभी जिसने कच्चे ईंटों की निर्माण। इधर साहिबगंज के प्रतापगढ़ मौजा में संचालित अवैध क्रशर के खिलाफ जिला खनन टास्क फोर्स ने कार्रवाई की है। टास्क फोर्स ने अवैध रूप से संचालित क्रशर प्लांट को ध्वस्त कर दिया। अब तक 6 क्रशर पर कार्रवाई हुई है। तो ये तस्वीरें साहिबगंज से, जहां प्रतापगढ़ मौजा में संचालित अवैध क्रशर के खिलाफ जिला खनन टास्क फोर्स ने कार्रवाई की और टास्क फोर्स ने अवैध रूप से संचालित क्रशर प्लांट को ध्वस्त कर दिया। देखिए किस तरह से जेसीबी के जरिए खनन टास्क फोर्स की कार्रवाई जारी है और अब तक आपको बताते चले कि 6 क्रशर पर कार्रवाई हुई है।
अवैध क्रशर को लेकर शिकायत मिली थी। कागजात नहीं दिखाने पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। साहिबगंज से ये तस्वीरें जहां अवैध क्रशर के खिलाफ एक्शन लिया गया है और जेसीबी के जरिए सभी को हटाया जा रहा है। खनन के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज की अध्यक्षता में जिला कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों को बराबर यह शिकायत मिल रही थी कि कहीं कहीं अवैध रूप से क्रशर का संचालन अवैध खनन हो रहा है, जिसकी जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक और अंचलाधिकारी सभी लोग संयुक्त रूप से कर रहे हैं। जो भी जिनकी कोई कागजात नहीं थी, हम लोगों ने कागजात मांग किया, इनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया, उनको सील करते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। इनके ऊपर पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी। ये छिटपुट ढंग से संचालन करते रहते हैं। आज कितना कार्रवाई हुआ? अभी तक 7 हुई, अभी लगातार अभी चल रही है कार्रवाई, अभी संध्या तक कार्रवाई चलेगी।